गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है और हिस्ट्री की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। सामंतवाद के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्ज़ाम में विशेषकर बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो आप इसकी अवश्य विस्तार से तैयारी कीजिए और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सामंतवाद। व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद क्या है और उसके पतन के कारण क्या थे। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अवश्य ही आता है किसी भी रूप में, सामंतवाद की विशेषताएं या सामंतवाद के पतन के कारण या सामंतवाद क्या कहलाता है, ये ज़रूर ही आपके एग्ज़ाम में आता है। तो सामंतवाद क्या था? सामंतवाद जो था वो इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी। मध्यकालीन युग में यूरोप और इंग्लैंड की प्रथा थी सामंतवाद। और सामंतवाद जो हम देखते हैं उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जो फ्यूडम है, फ्यूडम से उसकी उत्पत्ति हुई है। लतीनी भाषा का वो शब्द है और उसकी उत्पत्ति यानी कि सामंतवाद की उत्पत्ति फ्यूडम लतीनी शब्द से हुई है। अब सामंतवाद क्या है ये हम देखेंगे। तो सामंतवाद जब हम देखते हैं तो सामंतवाद क्या कहलाता है? सामंतवाद एक ऐसी मध्यकालीन प्रशासकीय प्रणाली या सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों और अधिकारों का उपयोग करता था जो कि किसी सम्राट, राजा अथवा केंद्रीय शक्ति को प्राप्त होती थी। उस समय जो समाज था सामाजिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त था। पहला सत्ता और अधिकारों से युक्त राजा और सामंत थे और जो दूसरे जो थे वो अधिकारों से वंचित कृषक और दास थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सामंतवाद है और सामंतवाद दो भागों में विभक्त था। प्रशासनिक प्रणाली वो कहलाती थी सामाजिक व्यवस्था जिसके अंडर सारे अधिकार और उपयोग होते थे जो कि राजा और सामंत करते थे। वही अधिकार और उपयोग जो थे वो स्थानीय शासक करते थे, वो सामंतवादी व्यवस्था कहलाती थी। आगे हम देखते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था के तीन तत्व थे। पहला जागीर, दूसरा संप्रभुता और तीसरा संरक्षण। ये तीन तत्व सामंतवादी व्यवस्था के उस समय थे। और हम देखते हैं कि जो समस्त भूमि का जो अधिकारी होता था वो कानूनी रूप से समस्त भूमि का जो अधिकारी था वो राजा या सम्राट होते थे और समस्त भूमि जो थी वो विविध श्रेणी के सामंतों में और वीर सैनिकों में बांट दी जाती थी। और जो स्वामी होते थे भूमि के जो जागीर जो होती थी वो पूरी सामंतों की होती थी और सामंत जो हैं वो छोटे छोटे कृषकों में अपनी भूमि को बांट देते थे। लेकिन संरक्षण जो था वो भूमि का पूरा राजा और सम्राटों के अंडर में था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सामंत जो थे वो भूमि उनकी जागीर होती थी और जागीर होने के माध्यम से कृषकों में अपनी भूमि वो बांट देते थे और मनचाहा उनसे कर वसूल करते थे, धन वसूल करते थे, उन पर अत्याचार करते थे और उनका शोषण करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्यकालीन युग की सामंतवाद की ये परिभाषा थी। आगे हम देखते हैं कि सामंतवाद का पतन किस प्रकार से हो गया, तो उसके भी बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। तो आइए हम देखते हैं सामंतवाद के पतन के कारण क्या थे। पहला कारण सामंतों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता। मध्य युग में सामंत जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, उनके अंडर में सेना रहती थी और वो एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता करते थे और एक दूसरे के लिए षड्यंत्र रचा करते थे। उनकी जो सेना थी, राजा उनकी सेना पर युद्ध के लिए आश्रित रहते थे, मतलब कि राजा का प्रभाव सामंतों की सेना पर ज़्यादा नहीं रहता था, प्रभावशाली नहीं था उनका। और हम देखते हैं कि संपूर्ण जो सेना थी वो सामंत
सामंतों के अंडर में रहती थी, और जब युद्ध होता था तो राजा उनकी सेना ले लेते थे, मतलब वो उन पर आश्रित थे। और जब इनकी शक्ति बढ़ती चली गई सामंतों की, तो वो आपस में एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता करने लगे और आपस में अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए एक दूसरे के लिए षड्यंत्र रचने लगे और आपस में उनके युद्ध होने लगे। और इन युद्धों के माध्यम से उनकी शक्ति निरंतर निरंतर क्षीण होती गई। तो ये पहला कारण था सामंतों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता, उनके पतन के कारण। दूसरा कारण जो हम देखते हैं, राजा की सेना और बारूद का प्रचलन। राजा की सेना और बारूद का प्रचलन, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था सामंतवाद के पतन का। जब राजा अपनी सेना भी रखने लगे और नवीन हथियारों से, बंदूकों और बारूद से वो अपनी सेना को लैस करने लगे, तो हम देखते हैं कि सामंतवाद जो उनकी जो सेना थी, वो उनका आधार था किले यानी कि दुर्ग, और दूसरा धनुष बाण। तो उनकी जो सेना थी धनुष बाण और किलों पर डिपेंड थी, उसी पर आधारित थी। तो जब राजा अपनी नवीन चीज़ें रखने लगे, बंदूकें और तोपें और बारूद से लैस हथियार, तो उन लोग उनके सामने बहुत नीचे पड़ गए और धीरे धीरे सामंतों की शक्ति क्षीण होती चली गई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरा कारण, राजा की सेना और बारूद का जब प्रचलन होने लगा, तो सामंतवाद का धीरे धीरे पतन होने लगा। तीसरा कारण हम देखते हैं, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि, ये तीसरा कारण है सामंतवाद के पतन का। वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि, जब यूरोप वासियों ने नई नई भौगोलिक खोजें की और समुद्री मार्गों की खोजें की, तो उनका एक देश से दूसरे देश आना जाना हुआ, परिचय प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके व्यापार में बहुत वृद्धि होने लगी। उद्योग धंधे और व्यापार बढ़ने लगे, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का परिचय हुआ, उनमें नई बातों का आवागमन होने लगा, और इस प्रकार से सामंतवाद के पतन का ये मुख्य कारण। अगला कारण हम देखते हैं कि राजा की शक्ति में वृद्धि। राजा अपनी सेना रखने लगे थे और वो अपना कर भी लेने लगे थे कृषकों से, और उस समय जो शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ, वो वहाँ की जो सामान्य जनता थी, मध्यम वर्ग जो था, उनके सहयोग से विभिन्न राजतंत्रों की, शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना होने लगी और राजा अपनी स्वयं की सेना रखने लगे। इस माध्यम से हम देखते हैं कि सामंतवाद का पतन हो गया। ये भी एक मुख्य कारण सामंतवाद का था। अगला कारण हम देखते हैं, नवीन नगरों का विकास। नवीन नगरों का विकास, जब व्यापार और वाणिज्य बढ़ने लगा, उद्योग धंधे बढ़ने लगे, तो हम देखते हैं कि नवीन नगरों का विकास होने लगा। लोग खेती बाड़ी को छोड़ के, कृषक अपनी खेती को छोड़ के और जो अत्याचार वो सहते थे उन सब को छोड़ के नवीन नगरों के विकास के कारण वो नगरों में जाने लगे, वहाँ का रुख उन्होंने किया। तो इस प्रकार से नवीन नगरों का विकास होने के माध्यम से जो वाणिज्य और व्यापार हुआ, उद्योग धंधे जो निर्मित हुए, उससे नवीन नगरों का विकास हुआ और ये भी सामंतवाद के पतन का एक कारण बना। अगला कारण हम देखते हैं, कृषकों में विद्रोह। 1831 में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में वॉर टाइलर के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ। आखिर कृषक कितना अत्याचार सहन करते, कितना शोषण वो सहन करते। सामंतवादी व्यवस्था केवल शोषण और अत्याचार ही बनकर रह गई थी। इस अत्याचार का जो विरोध था वो कृषकों ने किया, क्योंकि वो उनके अत्याचारों से क्षुब्ध हो चुके थे और उन्होंने इन अत्याचारों और शोषण का विद्रोह किया। और बहुत सारे कृषक विद्रोह व्यापक पैमाने में हुए, ना सिर्फ इंग्लैंड में वरन फ्रांस में भी व्यापक विद्रोह हुआ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषक विद्रोह ने
जो सामंतवाद का पतन कर दिया। अगला कारण हम देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना का उदय। यूरोप वासियों ने लैटिन भाषा का बहिष्कार कर दिया और उन्होंने अपनी स्थानीय लोक भाषा में जो साहित्य है उसका सृजन किया। इस प्रकार से साहित्य के सृजन से जो लोक भाषा में, राष्ट्रभाषा में जो साहित्य का सृजन हुआ, तो लोगों में नया सृजन हुआ और वो नए लोग बनते चले गए और अपने राष्ट्र के प्रति उनमें बहुत ही रुचि और नयापन दिखने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सभी कारण सामंतवाद के थे। जो सातवां कारण है राष्ट्रीयता की भावना का उदय, तो नए साहित्य के सृजन से जो लोक भाषा में, स्थानीय भाषा में होने लगा, तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और राष्ट्रीयता की भावना के उदय के साथ ही लोग ये अपने अधिकारों के प्रति, कृषक अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सभी सामंतवाद के पतन के कारण बने। और मध्य युग की ये जो कुप्रथा थी सामंतवाद की, आधुनिक युग के आगमन के साथ ही जो मध्य युग की जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें इतने सारे दोष थे कि वो इसके साथ ही जो जैसे ही आधुनिक युग आया, मध्यकालीन ये जो कुप्रथा थी सामंतवाद की, वो ढह गई।